28.1 प्रस्तावना। राष्ट्र निर्माण के प्रयास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा गया है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती दरार भी विज्ञान की शिक्षा और प्रौद्योगिकी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व के अधिकांश विकासशील देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की स्वदेशीय नीति और योजना अपनाई है ताकि विकास की गति को बढ़ाया जा सके। साथ ही जनता के लिए नई वैज्ञानिक जानकारी को लोगों में वितरित किया जाए। स्वदेशीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए उचित नीतियों का पैकेज बनाया गया है जिसे समाज में कार्यरत राजनीतिक पार्टियां भी उसका महत्व समझें। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अब राजनीतिक निर्णय का अंग बन चुका है। 28.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की अवधारणा। विज्ञान के अध्ययन और इसके विकास से संबंधित मार्ग में विज्ञान के दार्शनिकों और इतिहासकारों में मतभेद है। मतों में भिन्नता के कारण इन्हें आंतरिकवादी और बाह्यवादी विदेशी कहा जा सकता है। आंतरिकवादियों का यह मानना है कि विज्ञान अपने विषय वस्तु और विकास के प्रक्षेपपथ दोनों ही में सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से स्वतंत्र है। जो लोग विज्ञान को संस्थागत सत्य के रूप में मानते हैं उनके लिए वैज्ञानिकों का समुदाय बहुत ही विशिष्ट और प्रतिस्पर्धात्मक है। अधिकांश मानव समुदाय से अलग वैज्ञानिक समुदाय प्रजातांत्रिक, अनिच्छायुक्त, सहनशील और सबसे तर्कसंगत या विवेकशील होता है। यद्यपि इस दृष्टिकोण में बहुत मतभेद है, तथापि इसके अधिकांश वैज्ञानिक दार्शनिकों जैसे जैकब ब्रोनोवस्की, माइकल पोलानी, एनातोल रैपापोन और जैक्स मोनोद ने इसका समर्थन किया गया है। विज्ञान के विकास के बहुत से आधुनिक वृत्तांतों में यह कमोवेश बाह्यवादी है तथा इस विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही के विकास में सामाजिक और राजनीतिक घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दृष्टिकोण विज्ञान को एक सामाजिक गतिविधि का बल देता है जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिसमें इसका विकास होता है, सापेक्ष है। विज्ञान के इस दृष्टिकोण को मानने वालों में जॉन बर्नार्ड, थॉमस कुक, जॉर्ज बासाला और पॉल फेराबेंट प्रमुख हैं। 28.3 आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक। 28.3 आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक। प्रौद्योगिकीय गतिविधियों के स्वरूप और प्रयोजन की जांच करने पर यह देखा जा सकता है कि इस गतिविधि के दो उद्देश्य हैं। प्रथम, वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करके व्यक्ति के क्षितिज सतही स्तर को निरंतर बढ़ाता है तथा उसके दृष्टिकोण को ज्ञान संपन्न करना है। विज्ञान के विकास ने अंधकार के क्षेत्र को कम किया है। घटनाएं जो कि मनुष्य को विस्मय और डर में रखती थीं, अब समझे जाने लगे हैं, उन पर नियंत्रण किया गया है और उसका लाभ भी उठाया गया है। मनुष्य को दुख जो एक दैवीय दंड माना जाता था, अब इनके प्राकृतिक कारणों को समझा जा रहा है और उसका उपचार भी होता है। इसकी अन्य भूमिका है नई शिल्पकृतियों, सामग्रियों और वस्तुओं के निर्माण द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना तथा बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त जीवन में सुधार के माध्यम से विकास। पहले में वे चीजें शामिल हैं जो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। विकास के दोनों आयामों का एक साथ मिलकर संतुलित समाज बनाने में मदद करता है। यूरोप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण में इन दोनों आयामों का बहुत सुंदर वर्णन है। मध्यकालीन बौद्धिक दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी उत्पादन के एक नए साधन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत यूरोप में हुई। 2-3 शताब्दियों के संघर्ष के बाद ही विज्ञान एक प्रमुख बौद्धिक और सामाजिक गतिविधि के रूप में स्थापित हुआ। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई जिसके बहुत मूल्य चुकाए गए। यह कुछ आंदोलनों से स्पष्ट है, जैसे फ्रांस में इंसाइक्लोपीडिया के रचयिता का आंदोलन, प्राकृतिक दार्शनिक जैसे इंग्लैंड में थॉमस हक्सले। रूस और बाद में चीन में इस भूमिका को सांप्रदायिक संगठन द्वारा संस्थागत रूप दिया गया। मशीन से उत्पादन की व्यवस्था भी संघर्ष के बिना स्थापित नहीं हो पाई। युद्ध के अलावा इस पर कई अनेक आक्रमण किए गए। वर्तमान उत्पाद व्यवस्था के समेकित रूप के पूर्व रॉबर्ट ओवेन से लेकर दूसरों ने उत्पादन व्यवस्था के संगठन से संबंधित अनेक प्रयोग किए जो बहुआयामी अभिप्राय और उद्देश्य वाले थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ने उत्पादन व्यवस्था का सृजन किया तथा प्रोत्साहित किया। इससे मनुष्य के दृष्टिकोण में बदलाव आया। इनके क्षितिज को बढ़ाते हुए उन्हें मध्यकालीन दरें और दर्शनों से बाहर निकाला। इन्हें नए संसाधन और पदार्थ प्रदान किए। उदारता, समानता और समृद्धि भी प्रदान की गई। 28.4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण। 28.4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राजनीतिकरण में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अवधि उल्लेखनीय है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की राष्ट्रीय सरकारों ने अपने देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के लिए नौती निर्देश और सरकारी ऋण के लिए आगे कदम बढ़ाए। विज्ञान का राष्ट्रीयकरण की ओर झुकाव एक तरह से पूर्व की व्यवस्था से प्रस्थान था। पहले इसे राजनीति कार्य क्षेत्र से दूर रखा गया था। संपूर्ण 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसी राजनीतिक नियंत्रण के बिना वैज्ञानिकों ने अपनी निजी प्रयोगशाला में अनुसंधान और विकास का काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को राष्ट्रीय सरकार के मार्गदर्शन में पुनः प्रोत्साहन मिला। परमाणु शक्ति के साथ ही परमाणु बम के विकास के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट आयोजित किया गया था जो यह सूचित कर रहा था कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपना स्थान बनाएगा। अमेरिका के इस बढ़ाए हुए कदम में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसी शक्तियों ने भी उसका अनुसरण किया। विकासशील देशों में भारत और ब्राजील ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के लिए विज्ञान संबंधी नीति निर्धारण में आगे कदम बढ़ाया। शक्तिशाली देशों से अलग विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरुआत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद ली गई। खेतीबाड़ी, स्वास्थ्य और बड़े उद्योग ये कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जिसके लिए सरकार ने अनुसंधान और विकास के लिए निधि की व्यवस्था की। फिर भी विकासशील देश अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने से जुड़े हुए अनुसंधान प्रोजेक्ट को फंड करने से विमुख नहीं थे। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और ब्राजील जैसे देशों ने परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में समर्थन देना शुरू किया। वास्तव में इन देशों के सबसे अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर परमाणु और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं।
विकसित और विकासशील देशों में उपलब्ध वित्तीय और शिक्षा के स्रोत में भिन्नता इतनी ज्यादा थी कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास की दूरी को बराबरी में लाना संभव नहीं था। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की विकास की गति विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत तेज रही है। कुछ ही विकासशील देशों जैसे चीन, भारत और ब्राजील ने अपनी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 21वीं सदी की शुरुआत में विकसित देशों ने अनुसंधान और विकास के समर्थन में प्रभावी स्थान प्राप्त किया। वर्तमान विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 90% अनुसंधान और विकास विकसित देशों में किए जा रहे हैं। विकसित देशों में जापान, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली इन देशों का अनुसंधान और विकास का जो कुल खर्च है, उतना अकेले अमेरिका का इस क्षेत्र में खर्च है। सरकारें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर लगातार प्रयासरत रही हैं। बाजार की ताकत और निवेश में उदारवादिता पर बल देने के साथ ही इनकी योजना में शिक्षा और प्रशिक्षण में बृहद निवेश शामिल है। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में इन विकासों ने इस दूर विश्वास को प्रतिबिंबित किया कि कुछ नए तरह की आर्थिक सच्चाई अस्तित्व में आ रही है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जो व्यवस्थित उत्पादन, वितरण और अर्थलाभ के लिए अनुसंधान ज्ञान का उपयोग कर रहा है। यह विचार जो अमेरिका और जापान से उद्धृत हुआ है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका के सकारात्मक अर्थ निष्पादन द्वारा रेखांकित किया गया है। कुछ राष्ट्रों में सरकार और उद्योग के प्रयास वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के नए उत्कृष्ट केंद्रों के संभावित सृष्टि का पूर्वाभास देते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चीन और भारत दृढ़ योग्यता के साथ एक नई तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का प्रवाह शायद सभी राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो, लेकिन यह उनके लिए चुनौती भरा होगा जो इस पराक्रम के प्रचार को प्रभावी रूप से पाने की कोशिश में हैं। हाल ही के दशकों में राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी रणनीति पर बल दिया है ताकि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, संचार और बायोटेक्नोलॉजी में सशक्त हो सकें। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, जिसमें नए उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही ऐसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो बाजार के शेयर में लाभ, पूर्ण रूप से नए बाजार या ऐसे स्रोत में सहायक हो जिनका अधिक से अधिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके। उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी उद्योग उन्नत किस्म के उत्पाद से विदेशी बाजार में सफलता और उच्च क्षतिपूर्ति स्तर से जुड़े हुए हैं। इनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप अन्य आर्थिक क्षेत्रों में फैलाव होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही व्यवसाय का क्षेत्र भी बढ़ता है। उत्पाद और प्रक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक राष्ट्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी S&P प्रणाली के प्रदर्शन के लिए उपयोगी मूल्य आधारित मापदंड उपलब्ध कराता है। मल अनुसंधान में बहुत दशकों की मदद, विगत और वर्तमान नवीनीकरण को आधार प्रदान करता है जो आर्थिक उन्नति में लाभ पहुंचाता है। 1990 के दशक में अमेरिका ने आर्थिक लाभ के लिए नई जानकारियां, तकनीक और प्रौद्योगिकियों के स्तर को बनाए रखा और उसमें सुधार भी किया। शताब्दी के अंत होने तक अमेरिका उत्कृष्ट उत्पादों को बनाने में सबसे आगे रहा। अमेरिका अकेले ही विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन प्रदान करता था। अंतरिक्ष उद्योग के बाजार को छोड़कर कुछ ही दशक में अमेरिकी दवाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चीन और भारत दृढ़ योग्यता के साथ एक नई तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का प्रवाह शायद सभी राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो, लेकिन यह उनके लिए चुनौती भरा होगा जो इस पराक्रम के प्रचार को प्रभावी रूप से पाने की कोशिश में हैं। हाल ही के दशकों में राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी रणनीति पर बल दिया है ताकि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, संचार और बायोटेक्नोलॉजी में सशक्त हो सकें। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, जिसमें नए उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही ऐसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो बाजार के शेयर में लाभ, पूर्ण रूप से नए बाजार या ऐसे स्रोत में सहायक हो जिनका अधिक से अधिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके। उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी उद्योग उन्नत किस्म के उत्पाद से विदेशी बाजार में सफलता और उच्च क्षतिपूर्ति स्तर से जुड़े हुए हैं। इनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप अन्य आर्थिक क्षेत्रों में फैलाव होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही व्यवसाय का क्षेत्र भी बढ़ता है। उत्पाद और प्रक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक राष्ट्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी S&P प्रणाली के प्रदर्शन के लिए उपयोगी मूल्य आधारित मापदंड उपलब्ध कराता है। मल अनुसंधान में बहुत दशकों की मदद, विगत और वर्तमान नवीनीकरण को आधार प्रदान करता है जो आर्थिक उन्नति में लाभ पहुंचाता है। 1990 के दशक में अमेरिका ने आर्थिक लाभ के लिए नई जानकारियां, तकनीक और प्रौद्योगिकियों के स्तर को बनाए रखा और उसमें सुधार भी किया। शताब्दी के अंत होने तक अमेरिका उत्कृष्ट उत्पादों को बनाने में सबसे आगे रहा। अमेरिका अकेले ही विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन प्रदान करता था। अंतरिक्ष उद्योग के बाजार को छोड़कर कुछ ही दशक में अमेरिकी दवाई, कंप्यूटर और संचार मशीन के उद्योगों ने विश्व के बाजार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। पिछले 2 दशकों में विश्व को कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी उद्योग के उत्पाद के उस उत्पादन के शेयर में भी वृद्धि हुई है। पूरे विश्व में उत्कृष्ट प्रौद्योगिक उत्पादनों में 1980 के 7.6% उत्पादन की तुलना में 1998 तक 12.7% की वृद्धि हुई है। इस समय में अमेरिका के उत्पादन का उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का शेयर 9.6% से बढ़कर 16.6% हो गया। ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई।
अन्य यूरोपीय संघ के सदस्यों का उत्कृष्ट प्रौद्योगिक उत्पादन का शेयर तो बढ़ा लेकिन तुलना में निचले स्तर पर ही रहा। फ्रांस 11.0%, जर्मनी 9.0%। एशिया में ताइवान और दक्षिण कोरिया में उत्कृष्ट प्रौद्योगिक सेक्टर की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से यह आगे बढ़ी। यह उनके 1998 के विनिर्माण उत्पाद का ताइवान में 25.6% और दक्षिण कोरिया में 15.0% तक बढ़ गया। आर्थिक लाभ के प्रति बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को नई जानकारियों, प्रक्रिया और उत्पादों द्वारा लागू किया गया, जिसके कारण अनुसंधान और विकास के लिए खर्च में विश्व स्तर पर वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस विकास के कारण अमेरिका अनुसंधान और विकास के कुल खर्च के शेयर में आर्थिक सहायता और विकास के लिए संगठन OECD के सदस्य देशों के खर्च की तुलना में कुछ गिरावट आया। इसके बावजूद OECD के 1998 के अनुसंधान और विकास के $518 करोड़ खर्च का अकेले अमेरिका ने 44% खर्च कर अपना स्थान सबसे आगे बनाए रखा। अकेले अमेरिका का अनुसंधान और विकास का खर्च कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान के कुल खर्च के बराबर है। जापान ने 20% और यूरोपीय संघ ने OECD के कुल खर्च का 30% व्यय किया। अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी निधि में गिरावट सभी प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों और बहुत सारे अन्य OECD देशों का साधारणतया मुख्य प्रवृत्ति रही है। 1980 के दशक के मध्य तक इन राष्ट्रों ने अपने अनुसंधान और विकास के खर्च का 45% सरकारी स्रोतों से निकाला, लेकिन 1998 तक इसमें और 1/3 गिरावट आ गई। ऐसी अपेक्षित कटौती कई बातों को प्रतिबिंबित करती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास की व्यापक वृद्धि, कुछ मुख्य राष्ट्रों में अनुसंधान एवं विकास की प्रतिरक्षा में कटौती तथा सरकारों पर व्यापक आर्थिक और व्यय दबाव। 28.5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भूमंडलीकरण। कई राष्ट्रों में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास के विस्तार के पीछे अनुसंधान एवं विकास के कार्यान्वयन में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। विभाजक शीत युद्ध की समाप्ति, वायुयात्रा में सुविधा और सस्ता होने का प्रसार और इंटरनेट के आगमन ने वैमानिक संचार, संपर्क और सहयोग को बढ़ावा दिया है। अधिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग को इंटरनेट सुविधा नवीनता के साथ विकसित करने की अपेक्षा की जा सकती है, जैसे वास्तविक अनुसंधान प्रयोगशाला तथा विश्व के चारों ओर जांच करने वालों द्वारा वास्तविक आंकड़ों के वितरण का प्रयोग। इन बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का संकेत अनुसंधानकर्ताओं, फर्मों और आविष्कारकों के व्यवहार से प्राप्त होता है। विश्व के वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशन के बढ़ते भाग के सहलेखक विभिन्न देशों में स्थापित हैं। अमेरिका के अन्वेषक इन सहयोगों में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा उनकी सहलेखनी व्यापक स्तर पर कई देशों में स्थित है, अपेक्षाकृत किसी अन्य राष्ट्र के वैज्ञानिकों एवं अधिवक्ताओं की तुलना में। क्षेत्रीय शोध सहयोग भी यूरोपीय एवं एशियाई देशों में सशक्त रूप से बढ़ रहा है। सिर्फ वैज्ञानिक शोध अनुसंधान में ही अधिक वैश्विक सहयोग सीमित नहीं है। कई देशों में अनुसंधान एवं विकास निधि के विदेशी स्रोत बढ़ रहे हैं, जिससे अनुसंधान एवं विकास प्रयास उद्योग की चढ़ती अंतर्राष्ट्रीयता रेखांकित हो रही है। कनाडा और ब्रिटेन में कुल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का विदेशी निधिकरण लगभग 20% पहुंच गया है। यह फ्रांस, इटली तथा यूरोपियन संघ में लगभग 10% है। जर्मनी में शोध एवं विकास की विदेशी निधिकरण कम है तथा जापान में नगण्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बाजार के आकार एवं उच्च कृत्रिम तकनीकी के लिए सर्वथा विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशी संबंधन के कारण अमेरिका में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च $22 अरब के रिकॉर्ड को स्थापित किया है, या 1998 में अनुसंधान एवं विकास कंपनी निधिकरण का 1.5%। अमेरिका संबंधित यूरोपियन कंपनियों में, जिसमें डैमलर क्रिसलर सम्मिलित है, इसका कुल योग था 72%, एशियाई पैसिफिक क्षेत्रों में 14% तथा कनाडा में 11%। विशेष देशों में विदेशी स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों का ध्यान सिर्फ विशेष उद्योगों में रहता है, जैसे जापान के लिए कंप्यूटर तथा विद्युत संबंधित सामग्रियां। 1998 में भी 375 विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा अमेरिका में 715 शोध एवं विकास सुविधाओं का कार्य हुआ। जापान लगभग 35% का स्वामी था। जर्मनी तथा ब्रिटेन दोनों ही 14% के स्वामी थे। अमेरिकी फर्म भी अनुसंधान एवं विकास में निवेशक हैं, जिसका अनुसंधान दूसरी जगहों पर हो रहा है। अनुसंधान एवं विकास पर अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में खर्च 1999 में लगभग $17 अरब तक पहुंच गया था, जो 3 वर्षों की छोटी अवधि में 28% की वृद्धि थी। इस खर्च का लगभग आधे से अधिक खर्च परिवहन उपकरण, रसायन जिसमें औषधीय सम्मिलित है तथा कंप्यूटर तथा विद्युत सामग्रियां पर थी। विदेशी निधि का अंतर्वाह और बाहिर्वाह दोनों ही पर शोध एवं विकास में सेवा भाग का निम्न स्तर इस बात का संकेत देता है कि गैर देशीय स्थानों को खोजने में अधिक कठिनाई होती है। भूमंडलीकरण का संकेत अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट परिवारों की सशक्त वृद्धि से भी मिलता है, जिसमें एक ही आविष्कार का कई राष्ट्रों में पेटेंट अधिकार प्राप्त है। उनकी संख्या 1990 में 249 से बढ़कर 1998 में 379 तक पहुंच गई है। इस विकास से बाजारों एवं बौद्धिक संपत्ति के भूमंडलीकरण का संकेत मिलता है। वैश्विक स्तर पर यह ज्ञान एवं जानकारी के बाहिर्वाद की बढ़ती पहुंच का भी संकेत देता है। 28.6 भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। पौराणिक काल में जिसे प्राकृतिक दर्शनशास्त्र कहा गया था, अब उच्च शिक्षा की संस्थाओं में तेजी से इसका अनुसरण हो रहा है। पूर्व ऐतिहासिक अवधि में आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी और नागार्जुन जैसे विद्वान वैज्ञानिकों का गणित, फलित ज्योतिष, औषधि तथा रसायन शास्त्र आदि के क्षेत्र में जो योगदान रहा है, वह न सिर्फ भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अमूल्य और पौराणिक है, बल्कि मानवता के ज्ञान आधार के लिए भी है। जयपुर और नई दिल्ली में खगोलीय प्रेक्षण तथा नई दिल्ली का अशोक स्तंभ भारतीय क्षमता के उच्च स्तर का प्रमाण है। वर्तमान शताब्दी के उद्भव से कई भारतीय वैज्ञानिक जैसे श्रीनिवास रामानुजम, जे सी बोस, पी सी राय, मेघनाथ साहा, सी वी रमन, एस एन बोस, बीरबल साहनी, पी सी महालानोबिस और एम विश्वेश्वरैया की महान प्रगति ने विश्व के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। विज्ञान क्षेत्र में रचनात्मक क्रियाओं के निष्पादन में मौलिक क्षमता 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के उपरांत संस्थागत निर्माण और सशक्त राज्य एवं राजनीतिक समर्थन को सहयोग प्राप्त था। उसके बाद भारत की सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा जिससे राष्ट्र में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना हो सके।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने राष्ट्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को पूरे हृदय के साथ सहयोग दिया। परिणामस्वरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई नए विभाग एवं प्रयोगशालाएं गठित हुई, जिससे वैज्ञानिक शोध को संगठित रूप से बढ़ावा मिला। जवाहरलाल नेहरू का यह दृढ़तापूर्वक यह मानना था कि सामाजिक समरूपता तथा आर्थिक विकास लाने में विज्ञान एवं तकनीकी एक दोहरा उपकरण है, जिससे भारत विश्व समुदाय की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह दुग्ध धारणा 1958 की वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में प्रतिबिंबित हुआ, जिसका उद्देश्य था राष्ट्र में विज्ञान एवं वैज्ञानिक शोध के संवर्धन को विकसित, प्रोत्साहित तथा सुरक्षित रखना होगा तथा वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति और निष्पादन से लोगों तक इसके लाभों को प्राप्त कराना होगा। 6.1 भारत की उपलब्धि। भारत सरकार की यह प्रतिबद्धता कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक वृद्धि हो सके, 5 दशकों की कम अवधि में इसमें अपार सफलता दिखाई पड़ी है। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से है जिसने खाद्य उत्पादन में नाला निर्भरता प्राप्त की है। इस राष्ट्र ने अधिकतर लोगों के लिए मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है, जैसे स्वास्थ्य देखरेख तथा गृह आश्रय प्रबंध। मूल शोध के क्षेत्र में राष्ट्र ने विशिष्ट रूप से अच्छा किया है और कई बृहद शोध समूह की स्थापना की है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विश्व श्रेणी क्षमताओं के उभरते क्षेत्रों के साथ संलग्न है। इन क्षेत्रों के मुख्य उदाहरण हैं आणविक जीव भौतिकी, आणविक जीवन विज्ञान, तंत्रिका जीव विज्ञान, द्रव क्रिस्टल, जीव चिकित्सा उपकरण, अतिचालकता, संघनित पदार्थ भौतिक शास्त्र, गणित ज्योतिष और खगोल भौतिकी, चूर्ण संसाधन और अग्रिम पदार्थ, जैव रसायन शास्त्र, ठोस तुक और सतह रसायन शास्त्र, सांख्यिक, मौसम भविष्यवाणी, समानांतर संसाधन और वायुमंडलीय विज्ञान। भारत को विश्व में विशेष स्थान प्राप्त है और उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों को स्वयं से निर्मित किया है और रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा उससे संबद्ध संपूर्ण ईंधन चक्र के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। भारत परमाणु रिएक्टरों की डिजाइन, निर्माण और संचालित करता है तथा आवश्यक ईंधन की संरचना करता है, उसकी पुनर्प्रक्रिया करके पूर्ण स्वदेशी प्रयास के माध्यम से पूरी ईंधन प्रक्रिया से उत्पादित अपशिष्ट को व्यापक तरीके से निपटाता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष शोध के उच्च तकनीक क्षेत्र में भारत कला संचार तथा दूरवर्ती संवेदी उपग्रह को अब स्वयं से कल्पित, निर्मित एवं संचालित कर सकता है और साथ ही 1000 किलोग्राम का वर्ग दूरवर्ती संवेदी उपग्रह को ध्रुवीय सूर्य समकालिक ग्रहपथ पर छोड़ सकता है। अणुस्त्र एवं अंतरिक्ष शोध कार्यक्रमों में जिस अधिकतर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, अब अन्य बाजारों में भी वे प्रवेश कर रहे हैं। उनका प्रयोग अन्य सेक्टरों में भी हो रहा है। इन विकासों के साथ भारतीय उद्योग कदम से कदम रखने की चेष्टा कर रहा है। इसके अलावा भारत की उच्च स्तर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षमता सुपर कंप्यूटर के विकास में स्पष्टतः दिखाई देती है। आज सिर्फ कुछ ही विकसित राष्ट्रों में यह क्षमता प्राप्त है। विमान विज्ञान के क्षेत्र में ऑल कंपोजिट ट्रेनर वायुयान का भी भारत ने सफलतापूर्वक विकसित किया और उड़ाया है। हल्के परिवहन विमान एवं हल्के लड़ाकू विमान के विकास के लिए परियोजनाएं भारत के हाथ में हैं। बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं व्यापारिक बनाया गया है, जिसमें कई रसायन जैसे पेट्रो रसायन और कृषि रसायन, औद्योगिक उत्प्रेरक दवाइयां एवं औषधि, जीव चिकित्सक उपकरण, खाद्य संसाधन, चमड़ा संसाधन और उत्पादन अभियांत्रिकी सामग्री एवं उपकरण, विद्युत उपकरण तथा निर्माण सामग्रियां आदि सम्मिलित हैं। इनमें से कई प्रौद्योगिकियों को विदेशों के बाजारों में भी भेजा गया है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का संकेत मिलता है। औद्योगिक उत्प्रेरकों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का विशेष उल्लेख किया जाता है, जैसे एंसाइलाइट्स, जिससे महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन का उत्पादन किया जा सके, जैसे पीजाइलीन, एथिलबेंजीन तथा ऑल्फिन्स तथा दवाइयां जैसे एड्स निरोधक, एटोपोसाइड, कैंसर प्रतिरोधी तथा सेंटक्रोमैन, नॉनस्टेरॉइड ओरल गर्भनिरोधक, पौधा उत्तक, टिश्यू प्रणाली तकनीक द्वारा कई पेड़ पौधों का सूक्ष्म प्रचार ELISF एवं PCR तकनीक के विकास एवं एक जांच, जिससे पेय जल में एंटेरिक पैथोजेंस यीस्ट, खमीर का परीक्षण हो सके, कॉलरा के लिए टॉक्सिनोजेनिक ओरल टीका का विकास तथा विशिष्ट खीमर अवशेष के प्रयोग द्वारा मोलासेस का इथेनॉल में परिवर्तन। जीव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये उपलब्धियां कुछ उदाहरण हैं। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जिस मुख्य कार्यक्रम को जारी रखा है, उसमें सम्मिलित है सजीव एवं निर्जीव समुद्री स्रोतों का पर्यवेक्षण और खोज, वायु समुद्र अंतरक्रिया का अध्ययन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन तथा एंटार्क्टिका में वैज्ञानिक अभियान। भारत ने समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण का संचालन करके ख्याति प्राप्त की है। एक बृहद कार्य जो पूर्ण हुआ, वह था कोर परियोजना के अंतर्गत कैरिबियन जल का सर्वेक्षण। गहरे समुद्र बहुधात्विक ग्रंथिका के पर्यवेक्षण एवं सर्वेक्षण में भारतीय सफलता के कारण वह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री कानून में अग्रसर निवेशक के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारत को केंद्रीय इंडियन ओशन में 150.000 स्क्वायर की का क्षेत्र आवंटित किया गया है, ताकि वह सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा 75,000 वर्ग की के क्षेत्र रख सके। 6.2 भारत में विकास के लिए कमियां। इन विशिष्ट उपलब्धियों के बावजूद भारतीय समाज का अधिकांश भाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति से लाभान्वित नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है यूरोपियन विकास की तुलना में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कोई विकासात्मक पृष्ठभूमि नहीं रही है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में हुई, जो विदेशी सामानों के रूप में था और जिसे राष्ट्र में बेचा जाता था। स्वदेशी अर्थव्यवस्था में बृहद परिवर्तन लाए गए ताकि कच्चे माल की मांग को तथा सामानों की व्यापारिकता को पूरा किया जा सके, जो लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। बाद में जब भारत में सीमित उद्योगीकरण की शुरुआत हुई, तब उसका निर्माण निर्यात की गई प्रौद्योगिकी पर हुआ, ताकि ब्रिटिश के भारी उद्योग पर निर्भरता जारी रहे। इससे दोहरी उत्पादन प्रणाली का निर्माण हुआ और इसे भारतीय एवं विदेशी कहा जाने लगा। पहला राष्ट्रीयतावाद से संबद्ध था। राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी के विचार के प्रभाव के अंतर्गत यह उत्पादन प्रणाली का एक संभावित विकल्प बन गया। संगठित उद्योग में केंद्रीकृत, अमानवीय और शोषणीय विशेषताओं को दूर रखने की चेष्टा की गई। यह दोहरापन आज भी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और राष्ट्र के औद्योगिक नियोजन में जारी है और इसमें दार्शनिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वर झलकता है। स्वदेशी विज्ञान एवं तकनीकी की सफलता में कमी होने का कारण विज्ञान एवं तकनीकी के निर्माण में संरचना की प्रकृति है, अर्थात शिक्षा प्रणाली एवं तकनीकी प्रणाली। संस्थागत वांचे को ऐसा आकार दिया गया है ताकि औद्योगिक इकाई की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जो निर्यात की गई तकनीकी के आधार पर निर्मित है। यह देश की वर्तमान लघुस्तरीय औद्योगिक संरचना के साथ अंतर्क्रिया नहीं करता था।
इसके अलावा वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीकी शोध प्रणाली प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं था, बल्कि उसे ऊपर से थोपा गया था और विदेशी संस्थाओं के प्रतिरूप में निर्मित था। इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के जमीनी स्तर से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शुरू से ही पृथक रहा। यूरोप और बाद में जापान के अनुभवों से यह स्पष्टतः प्रतिकूल है, जहां बढ़ते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लगातार कुटीर एवं लघु उद्योगों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं ताकि कच्चे माल का बेहतर उपयोग हो सके, उत्पादन प्रणाली को सुधारा और बढ़ाया जा सके और सामग्रियों के गुणों को बेहतर बनाया जा सके। इन देशों में शिक्षा, तकनीकी विशेषज्ञता और शोध एवं विकास के संस्थागत प्रारूप को इस प्रकार आकार दिया जाता है ताकि उद्योगों की आवश्यकताओं का पूरा किया जा सके और उनके साथ लगातार अंतर्क्रिया भी की जा सके। सरकारी समर्थन पर आश्रित होने के कारण भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने अत्यधिक नौकरशाही स्वरूप ले लिया है और सामाजिक परिवर्तन लाने की भूमिका नहीं निभा सके हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ज्यादातर महत्वपूर्ण विकल्पों का चयन सी स्नो के अनुसार बंद राजनीति के माध्यम से होता है। इस शब्दावली का अर्थ है किसी भी प्रकार की राजनीति जहां बृहद सभा के प्रति कोई अपील नहीं है, जैसे विभिन्न विचारों का समूह या निर्वाचक गण या इससे बृहद स्तर जिसे हम दिली सामाजिक शक्ति कहते हैं। विज्ञान एक शैक्षिक अनुशासन के रूप में भारत में शुरू हुआ जो विदेशी प्रौद्योगिकी के बहुत पश्चात था। यह प्रबल दृष्टिकोण एवं विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई का उपकरण बन सका। परिणामस्वरूप उसकी अवधारणा और विचार नए दृष्टिकोण और मूल्य व्यवस्था के उद्भव में आधार नहीं बन सके। विदेशी शासन एवं शिक्षा के साथ संबद्ध होने से उसके विचार एवं दृष्टिकोणों को अधिकतर लोग नहीं समझ पाते थे। दूसरे शब्दों में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भाषा एवं तौर तरीका विज्ञान की भूमिका के मार्ग में प्रभावी रूप से आया जो एक बौद्धिक प्रयास था और लोगों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान विचार मूल्यों का विस्तार था। इसके अतिरिक्त विज्ञान की यह सीमा वैज्ञानिकों को लोगों और उनकी समस्याओं, सामाजिक विचारधारा और सामान्य लोकाचार से अलग की गई है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों का ध्यान अत्यधिक गोपनीय व्यावसायिक कार्य, शोध परियोजना और वैज्ञानिक जांच पड़ताल में रहा है। वैज्ञानिकों की अधिकतर प्रक्रिया संस्था निर्माण से संबंधित थी, न कि समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की व्यापक भूमिका का उद्भव करना। परिणामस्वरूप भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास आंशिक और सथी रहा है। समाज में वैज्ञानिक रुचि के विकास को, जिसे नेहरू ने विकसित करने की चेष्टा की थी, अभी भी जड़ पकड़ना बाकी है। ज्यादा संख्या में लोग जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अवगत नहीं हो पाए हैं, वे उसके प्रभाव और विकास के लाभों को भी नहीं समझ पाए हैं। वे अभी भी पारंपरिक विचार और विश्वास को निर्देशन के लिए तथा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देखते हैं। चूंकि वे पुरानी परंपराओं, सांस्कृतिक लोकाचार और विचारधारा के बीच बंधे हुए हैं, उनका पारंपरिक विश्वास और भी सशक्त हो जाता है जब वे असुरक्षित अनुभव करने लगते हैं। इसके कारण अविवेकशीलता और अस्पष्टता का विकास होता है, भले ही जब भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। 6.3 भविष्य का दृष्टिकोण। लगभग आधी शताब्दी के बाद भारत एवं विश्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा राजनीति के बीच अंतरक्रिया का विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, दृष्टिकोण और भी सुस्पष्ट दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और उनकी मान्यता को देखकर अच्छा लगता है कि न सिर्फ प्रयुक्त शोध बल्कि मौलिक शोध की भी इसमें महत्ता है। वैज्ञानिक व्यवस्था के ऊपर नौकरशाही की पकड़ भी घट रही है और सरकार वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को प्रोत्साहित कर रही है। अधिक संख्या में गैर सरकारी संगठनों का भी विकास हुआ है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध है और जो लोगों के हितों की सुरक्षा एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सारे प्रतिमान भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में उज्ज्वल भविष्य का संकेत देते हैं।